हेलो एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है वर्ष 2020 में, और इसीलिए बिहार से संबंधित आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वह वर्ष 2020 में हो या फिर वर्ष 2021 में हो, तो उससे बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य वहां पर रहेंगे। तो इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेकर मैंने यह वीडियो को तैयार किया है। तो आइए देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार विधानसभा की संरचना किस प्रकार की है। तो बिहार विधान परिषद, यहाँ पर बिहार विधान मंडल जो है वह बिहार विधान मंडल के दो सदन हैं, ठीक है। एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। पूरे भारत में सिर्फ ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है और उनमें बिहार एक है। बिहार विधानसभा, जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सदस्य होते हैं, और बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर इनका चुनाव होता है। जैसे जब हम चुनाव करके विधायक का चुनाव करते हैं तो वे विधायक विधानसभा के सदस्य होते हैं। और विधान परिषद, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और यहाँ पर कई तरीके से इनका चुनाव होता है। जैसे कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, या फिर पंचायती राज नगर निकायों के द्वारा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुआ है वह बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, और विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इसीलिए पूरे बिहार में जो चुनाव हुए हैं वह पूरे 243 सीटों पर चुनाव आयोजित की गई थी। बिहार में चुनाव मुख्यतः 3 चरण में आयोजित किए गए थे। पहला चरण जो था वह 28 अक्टूबर को था, जिसमें 71 सीटें पर चुनाव हुई। दूसरा चरण 3 नवंबर को हुआ था, जिसमें 94 यानी 94 सीटें पर चुनाव आयोजित की गई। तीसरा चरण 7 नवंबर को आयोजित की गई, जिसमें कुल 78 यानी कि 78 सीटें पर चुनाव आयोजित की गई। तो इस तरह से 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, इन तीनों डेट को मिलाकर कुल सीटें 243 हो गई, जहां पर विधानसभा का चुनाव आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि आखिर जो विधानसभा का चुनाव थे वो एक चरण में आयोजित ना करके 3 चरण में आयोग द्वारा क्यों कराया गया। तो चूँकि बिहार एक बड़ा प्रदेश है, एक यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे के जो मतदाता हैं वो मतदाताओं की संख्या अधिक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अगर एक चरण में चुनाव होता तो चुनाव आयोग के पास सीमित संसाधन हैं। चुनाव आयोग यहाँ अभी वर्तमान समय में कोरोना का दौर चल रहा है, तो इन सब को देखते हुए बिहार में 3 चरण में चुनाव आयोजित किए गए, और तीनों चरण इस प्रकार से हैं। इसके बाद 7 नवंबर को आखिरी चुनाव हुई थी, और 7 नवंबर के बाद 10 नवंबर को इसका चुनाव की जो परिणाम थे वह 10 नवंबर को जारी किया गया। अब देखते हैं कि कुल कितना मतदान हुआ था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौर में बिहार एकमात्र राज्य है जहां पर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संपन्न कराए गए। तो यह आवश्यक है कि कितने प्रतिशत लोगों ने चुनावी महापर्व में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। तो कुल मतदान जो हुआ था वह 57.05% कुल मतदान हुआ था। यह 2015 की तुलना में भी अधिक है, क्योंकि 2015 में जो मतदान की जो प्रतिशत थी वह 56.66% थी। यानी कि 2015 में 56% मतदान हुए थे, लगभग 56.5%, और इस समय कोरोना संक्रमण के बावजूद भी अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और मतदान की प्रतिशतता है 57.05%, जिनमें पुरुष मतदाता 54.68% और महिला मतदाताओं की संख्या 59.69% थी। यानी कि महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, और इसी का परिणाम रहा कि चुनाव के बाद जो एक स्पष्ट बहुमत की सरकारों का गठन हुआ है। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को जारी किया गया था। 7 नवंबर को आखिरी मतदान हुई थी, और 10 नवंबर को चुनाव की जो रिजल्ट थी वह आई थी।
तो प्रश्न है कि जो बिहार में चुनाव हुए थे उसमें कौन कौन से प्रमुख गठबंधन भाग ले रहे थे। तो देखिए, जो बिहार में चुनाव हो रहे थे वो मुख्यतः जो गठबंधन थे वह एनडीए अलायंस, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान हम और वीआईपी, ये 4 प्रमुख दल थे एनडीए गठबंधन में। और दूसरी तरफ जो थी वह आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज उसमें शामिल थे। तो 2 गठबंधन के बीच चुनाव हो रहे थे। इसके अलावा भी कई गठबंधन बिहार में अस्तित्व में थे, जैसे कि एक आपका उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में था। उसके बाद फिर एक पप्पू यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन बने हुए थे। प्लुरल्स पार्टी चुनाव लड़ रही थी, एलजेपी अलग से चुनाव लड़ रही थी। तो बिहार में कई सारे दल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कुछ प्रमुख दलों की यहाँ पर अच्छी खासी सीटें प्राप्त हुई। और अगर सर्वाधिक सीटों के देखें तो सबसे ज़्यादा जो चुनाव परिणाम आए उसमें सबसे अधिक सीटें जो प्राप्त हुई वह आरजेडी को सीटें प्राप्त हुई है। यानी कि आरजेडी का जो सीटें प्राप्त हुई है वह 75 सीटें प्राप्त हुई है। और आरजेडी का जो पिछले बार का अगर तुलना करें 2015 से, तो 2015 में इसे कुल 80 सीटें प्राप्त हुई थी। यानी कि 5 सीटों के नुकसान के साथ भी आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी दल के रूप में बनकर उभरी है। यानी कि आरजेडी को 75 सीटें प्राप्त हुई। दूसरे नंबर पे बीजेपी रही, जिसे 74 सीटें प्राप्त हुई। तीसरे नंबर पे जेडीयू रही 43 सीटों के साथ। और चौथे नंबर पे कांग्रेस 19 सीटों के साथ चौथे नंबर पे थी। इसके बाद लेफ्ट पार्टीज रहे। और इस चुनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही, जो चुनाव परिणाम की जो विशेषता रही, वह उसमें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि HAM और वीआईपी, इन 2 पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया था। और इन्होंने क्रमशः 4-4 सीटें प्राप्त की। हिंदुस्तानी हम को 4 सीटें मिली, वीआईपी को 4 सीटें प्राप्त हुई थी। अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो आरजेडी का चुनाव चिन्ह यहाँ पर देखिए साइन लिखा हुआ है। आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन है, कांग्रेस का पंजा, बीजेपी का कमल और जेडीयू का तीर है। ये प्रमुख दल थे, इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रमुख दलों को ही यहाँ पर हमने साइन के रूप में दर्शाया है। जो प्रमुख दल जो गठबंधन बने थे उसके एनडीए गठबंधन के नेता थे माननीय नीतीश कुमार, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी थे और वर्तमान समय में अभी भी ये मुख्यमंत्री के रूप में विजयी हुए हैं। और जो दूसरा आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जो शामिल थी, उसके जो नेता थे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, वह तेजस्वी यादव जी थे। और तेजस्वी यादव अभी वर्तमान समय में विपक्ष के नेता बने हुए हैं। चुनाव में जो सीटें प्राप्त हुई, भले ही आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई, लेकिन चुनाव के बाद जो सरकारें बनी वह गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन में एनडीए अलायंस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। और जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन था, वह महागठबंधन ने 110 सीटें प्राप्त की, जबकि एनडीए अलायंस को 125 सीटें प्राप्त हुई। वहीं एलजेपी 1 सीटें प्राप्त की और निर्दलीय के रूप में 1 सदस्य चुने गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्दलीय की संख्या अगर आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ ही विधानसभा में निर्दलियों की संख्या जो है, निर्दलीय सदस्य की संख्या, वह धीरे धीरे घटती जा रही है। और इसी का परिणाम है कि वर्तमान समय में जो चुनाव हुए, 17वीं बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसके परिणाम आए तो सिर्फ एक निर्दलीय व्यक्ति ने इस चुनाव परिणाम में अपनी विजयी सफलता हासिल की है। अब देखते हैं, चूंकि 10 नवंबर को इसका काउंटिंग हुआ, 10 नवंबर को रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद एनडीए अलायंस की सरकार बनी और सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह 16 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में, जो कि जेडीयू के लीडर हैं, और वहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में ताराकिशोर सिंह और श्रीमती रेणु देवी, ये दोनों बीजेपी से संबंधित हैं। तो ये अलायंस यहाँ पर दिख रहा है, जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, वहीं बीजेपी के 2 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। और शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ, तो 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे के लगभग शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस शपथ ग्रहण समारोह में
यहाँ पे देखिए कैबिनेट यहाँ पे आवंटित किया गया है, उसकी लिस्ट है यहाँ पर। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके पास गृह विभाग होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे अन्य सभी विभाग होंगे जो किसी मंत्रालय में आवंटित नहीं किए गए हैं, किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। वे सभी मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आवंटित किए गए। ताराकिशोर सिंह उप मुख्यमंत्री, इनके पास वित्त विभाग होगा, यानी कि बिहार के वित्त मंत्री के रूप में ताराकिशोर प्रसाद भूमिका निभाएंगे। वाणिज्य कर विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास मंत्रालय ताराकिशोर प्रसाद को आवंटित किए गए हैं। श्रीमती रेणु देवी जो कि ये उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और इम्पोर्टेंट है कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके पास पंचायती राज मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग भी इन्हें आवंटित किया गया है। इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी जो कि पहले यानी कि 16वीं विधानसभा में जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, वे इस बार ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री के रूप में इन्हें शपथ दिलाया गया है। इसके साथ ही कई सारे मंत्रालय भी इन्हें आवंटित किए गए हैं। अशोक चौधरी को भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय आवंटित किए गए हैं। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय आवंटित किया गया है। लेकिन यह महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है क्योंकि मेवालाल चौधरी ने जो शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने शिक्षा मंत्री बनने के कुछ ही घंटों में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि विपक्ष द्वारा इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शिक्षा मंत्री से त्यागपत्र दे दिया था। और माननीय राज्यपाल के द्वारा इनका त्यागपत्र स्वीकार कर लेने के बाद श्री अशोक चौधरी को श्री अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्रालय प्रदान किया गया। तो इस तरह से मेवालाल चौधरी अभी बिहार की कैबिनेट में शामिल नहीं हैं। श्रीमती शीला कुमारी परिवहन मंत्रालय हैं। संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन मंत्रालय हैं। SC/ST कल्याण मंत्री हैं ये। मुकेश साहनी पशु एवं मत्स्य संसाधन, मुकेश साहनी जो कि VIP पार्टी से संबंधित हैं और इस बार 4 सीटें प्राप्त इन्होंने की है और इसी के साथ इन्हें राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, अमरेंद्र प्रताप सिंह इन्होंने कृषि, गन्ना उद्योग सहकारिता मंत्री, रामप्रीत पासवान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जीवेश कुमार श्रम संसाधन और राम सूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार तथा विधि मंत्रालय आवंटित किए गए हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं वो नीतीश कुमार यानी कि जिस दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई थी उसी दिन इन्होंने भी शपथ ली थी। और बाद में कहा गया सरकार के द्वारा कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद हमारे कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और कैबिनेट के विस्तार के दौरान कई सारे विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। और इसीलिए जो अभी कैबिनेट यहाँ पे दिख रहा है कि एक एक मंत्री को यहाँ पर 6-6, 7-7 कैबिनेट प्रदान किए, 6-6, 7-7 डिपार्टमेंट जो अलॉट किया गया है वो सभी नए सदस्यों के मंत्री बनने के साथ ही वो उन्हें भार प्रदान किया जाएगा। तो यह एक अभी जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं होता है तब तक ही इन्हें ये पद प्रदान किए गए हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी को बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है कि प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं, क्या होते हैं प्रोटेम स्पीकर, किसे कहा जाता है और इनकी भूमिका क्या होती है विधानसभा के अंदर। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वह राज्यों की विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी होता है। जब नई विधानसभा या लोकसभा का गठन होता है तो सदन के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उस वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है अपने नेतृत्व में लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना और नए सदस्यों का शपथ दिलाना, यानी नए सदस्य जो विधायक के रूप में बने हैं उन्हें विधायक की सदस्यता दिलाना और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है।
तो जीतन राम मांझी चूंकि 8 बार से विधायक निर्वाचित हो रहे हैं, इसीलिए इनकी वरिष्ठता एवं अनुभव को देखते हुए जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा HAM पार्टी के हैं और इनकी पार्टी ने भी इस बार 4 सीटें प्राप्त की है और इसी के साथ इन्हें भी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के नेतृत्व में बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया गया और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा यानी कि बीजेपी के ये सदस्य हैं, बीजेपी पार्टी से ये विधायक चुने गए हैं और विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने। यह महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बिहार विधानसभा का जो यह 17वीं बिहार विधानसभा है, लेकिन जो स्पीकर हैं वे बिहार के 16वें स्पीकर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुए इस बार, उसमें कुल 26 महिला विधायक चुनी गई है। ठीक है, यानी कि जितने 243 विधायक चुने गए उनमें से 26 जो विधायक हैं वे महिला विधायक हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा के संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें 26 महिला विधायक चुने गए और 105 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार बिहार विधानसभा में विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अब देखते हैं बिहार विधानसभा का सत्र। तो बिहार विधानसभा का जो सत्र है 23 नवंबर से 17 नवंबर के बीच 23 से 27 नवंबर तक बिहार विधानसभा के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। यह बिहार विधानसभा का ऐसे 17वीं सत्र है, लेकिन अगर विधानमंडल का देखा जाए, जब मैं विधानमंडल बोल रहा हूँ तो इसके अंतर्गत विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी आ जाता है। तो यह विधानमंडल का 196वां सत्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आगामी BPSC प्रीलिम्स एग्जाम है या फिर बिहार SI का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, तो इसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि बिहार विधानमंडल का कैवा सत्र हाल ही में आयोजित किया गया। तो 196वां सत्र आयोजित किया गया है और ये जो सत्र बुलाए गए 23 नवंबर से 27 नवंबर, इसके बीच विभिन्न सदस्यों के द्वारा शपथ प्रक्रिया ली गई, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के बाद विभिन्न दलों के सदस्यों के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव भी किया गया। तो इस प्रकार से यह जो हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुए थे उससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर अपडेट किया गया है और ये सभी फैक्ट्स 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम, आगामी बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम, बिहार SI मेंस एग्जाम के साथ साथ बिहार से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न अवश्य यहाँ से शामिल होंगे। थैंक यू।